बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम का पार्ट 5। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। अभी तक अपन 3 फाइलम कर चुके हैं एनिमल किंगडम के, पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा और टीनोफोरा। आज अपन नेक्स्ट 2 फाइलम करने वाले हैं, प्लेटीहेल्मिंथीज और एस्के हेल्मिंथीज। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन प्लेटीहेल्मिंथीज से। तो देखो, प्लेटीहेल्मिंथीज जो होती है उनकी जो बॉडी जो होती है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है और इसी वजह से इन्हें फ्लैट फॉर्म कहते हैं। डॉर्सल सरफेस कौन सी होती है? ऊपर वाली। और वेंट्रल सरफेस कौन सी होती है? नीचे वाली। ठीक है, अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है तो ऊपर वाली जो सरफेस है वो डॉर्सल, वो भी एकदम फ्लैट होनी चाहिए, नीचे वाले भी फ्लैट होनी चाहिए। तो एकदम चपटे से वॉर्म होते हैं और यही वजह है इन्हें क्या कहते हैं? फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनका जो हैबिटेट होता है वो कैसे होते हैं? ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, वो भी कैसे? एंडो पैरासाइट, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर अपना पैरासाइट जो लाइफ साइकिल है वो सरवाइव करेंगे। ठीक है, कुछ जो होते हैं फ्री लिविंग भी होते हैं और जो फ्री लिविंग है उसमें से ज्यादातर कैसे? एक्वेटिक, बहुत ही कम जो होते हैं वो क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, अब लेते हैं अपन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ, एक और चीज, प्लेटीहेल्मिंथीज के अपने जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे मेनली 2 करेंगे, लीवर फ्लूक और फ्लैटफॉर्म। ये दोनों कैसे हैं? एंडोपैरासाइट है। एक प्लेनेरिया जो है वो कैसा है? अपना फ्री लिविंग होगा। ठीक है, अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिस 6 बेसिस पर अपन ने एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया था फाइलम्स में, उसको एक एक करके लेते हैं। सबसे पहला कि इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? तो इनका कैसा होगा? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये ओनली फाइलम है जिनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके अलावा बाकी सब में सेलुलर हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। ऑर्गन वाला सिर्फ ये एक ही फाइलम है। सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अभी तक एसिमेट्रिक थे, रेडियल सिमेट्री के थे, बाइलेटरल ये पहले है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी ये पहले। अभी तक अपन ने कौन से किए? पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, वो सारे कैसे थे? डिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब इनमें 3 जर्म लेयर होगी। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। बट जो मीजोडर्म होगी वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में इस तरीके से है कि कोई गैप नहीं है, इसका मतलब कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं है। तो ए सिलोमेट्स होते हैं। ठीक है, ए सेगमेंटेड होते हैं। अभी तक अपन ने जितने भी फाइलम किए सारे ए सेगमेंटेड थे। हालांकि टैप फॉर्म की ये बॉडी है, देखो ये कुछ इस तरीके की होती है, ये टैप फॉर्म है, फ्लैट फॉर्म, टैप फॉर्म, कुछ भी कह लो इसको। ये जो है इसको आप जब देखते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि ये देखो ये सेगमेंट है, लेकिन ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है। तो सूडो सेगमेंटेशन होता है किसमें? सिर्फ और सिर्फ टैप फॉर्म में। ठीक है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, यही वजह है कि ये किसमें पुट किए जाते हैं? नॉन कॉर्ड डेटा में। कोई तकलीफ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अपन ने अभी बोला है कि प्लेटीहेल्मिंथीज के ज्यादातर मेंबर जो है वो पैरासाइट है और बाकी के मेंबर फ्री लिविंग है। तो अभी जो अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे वो सारे ऑर्गेनिज्म के हिसाब से होंगे। पैरासाइट में कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट में होते हैं, तो वो देखते हैं। तो पहला है कि इनके अंदर हुक और सक्कर्स होते हैं। देखो ये वाले हुक है, ये सक्कर्स है। हुक जो होता है वो बेसिकली एडेसिव ऑर्गन है, मतलब किसी जो ऑर्गेनिज्म होगा, होस्ट जो होगा, उसे चिपकने में काम आएंगे, उसे अटैच होने में काम आएंगे। और सक्कर्स जो होते हैं वो होस्ट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के काम में आते हैं। तो hooks and suckers are present at adhesive organ and to absorb nutrition from host. Hooks तो होते हैं adhesive organ, suckers भी यूज कर सकते हैं चिपकने के लिए, तो पर suckers का मेनली यूज किसका होता है? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए। इनकी जो बॉडी वॉल जो होती है, मतलब सबसे बाहर वाली जो होती है, उस पर थिक क्यूटिकल होती है और ये क्यूटिकल क्या करती है? इसको बचाती है किसके? होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम से। जब ये होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा तो होस्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम इसे किल कर सकता है। उससे बचने के लिए इनकी जो बॉडी वॉल होती है उनके ऊपर कैसी होती है? थिक क्यूटिकल होती है। और कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी सरफेस से डायरेक्टली ही क्या कर सकते हैं? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकते हैं पूरी बॉडी सरफेस से। ठीक है, तो ये 3 फीचर जो है पैरासाइट प्लेटीहेल्मिंथीज में होता है। हुक और सक्कर्स का प्रेजेंट होना, थिक क्यूटिकल का होना और बॉडी सरफेस से न्यूट्रिशन के एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी का होना। कोई तकलीफ नहीं। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की या डाइजेशन की। तो देखो इनमें ऑर्गन तो पाए जाते हैं, सिस्टम तो इनमें होते नहीं है, लेकिन इनका जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है? इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। इसका मतलब ये भी कैसे होंगे? ब्लाइंड सैक लाइक होंगे। जैसे कि देखो ये दिख रहा है,
ये ऊपर की तरफ माउथ है, लेकिन एनस की अलग ओपनिंग नहीं होती, ठीक है। सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों की तरफ बिहेव करती है। तो कैसा होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। कैसा डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। एक और चीज, जो पैरासाइट फॉर्म होती है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है, कहां से करती है, होस्ट से, या तो शक्कर से कर सकती है या बॉडी सरफेस से। ये अपन को डाइजेशन के बारे में एकदम सिंपल। दूसरा है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते नहीं है, इसका मतलब एब्सेंट होते हैं। तो फिर ये रेस्पिरेशन कहां से करते हैं, तो ये रेस्पिरेशन करते हैं बॉडी सरफेस से। और अगर कोई पैरासाइट ऐसा है जो किसी ऑर्गेनिज्म के बहुत अंदर की तरफ है, तो हो सकता है कि वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रिएशन। तो देखो एक्सक्रिएशन के लिए अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिन्हें कहते हैं फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट सेल। देखो फ्लेम सेल और सोलेनोसाइट सेल का स्ट्रक्चर भी करवाया जा सकता है, पर अपनी एनसीईआरटी में है नहीं। और जो एनसीईआरटी में नहीं है वो आपके ना तो नीट में आता है ना आपके 11th-12th में आता है, तो फिर क्यों एक्स्ट्रा करना। बस इतना याद रखो कि ये स्पेशलाइज्ड सेल है जो क्या परफॉर्म करती है, एक्सक्रिएशन परफॉर्म करती है। इन्हें क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स। इन्हें सोलेनोसाइट सेल भी कहते हैं, हालांकि अपनी बुक में सिर्फ फ्लेम सेल का नाम दे रखा है। और ये प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहलाते हैं, ठीक है। और एक्सक्रिएटरी ये जो ऑर्गन है, ये जो होता है, ये अपने क्या करता है, एक्सक्रिएशन तो करता ही है, साथ में ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है, बोले तो सॉल्ट वाटर मैनेजमेंट भी करता है, ठीक है। अक्सर एक्सक्रिएटरी जो भी ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सक्रिएशन के अलावा ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इनमें होता नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो देखो यहां से नर्वस सिस्टम के बारे में जो भी अपन पॉइंट लिखेंगे, सारे फाइलम जब तक अपन नॉन कोऑर्डिनेट करेंगे एक ही लिखेंगे कि इनमें दो नर्व कोड होती है, ठीक है। कौन सी साइड में होती है, वेंट्रल साइड में होती है। और नर्व कोड कैसी होती है, सॉलिड। जब अपन कॉर्डेटा करेंगे, मतलब कॉर्डेटा जिसमें अपन भी आते हैं, अपन में भी नर्व कोड होती है, लेकिन कहां साइड में होती है, डॉर्सल साइड में होती है। इनमें कहां होती है, वेंट्रल साइड में। अपन में सिंगल होती है, इनमें कैसी होती है, डबल। अपन में होलो नर्व कोड होता है, इनमें कैसा होता है, सॉलिड नर्व कोड। तो अब आगे जितने भी अपन फाइलम करने वाले नॉन कॉर्डेटा में, सब में ये एक ही लाइन लिखेंगे, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड। और ये देखो डबल है, ये आपस में अटैच है, तो एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर भी बनता है। स्केलेटन, इनमें कोई स्केलेटन ऑर्गन नहीं होते, ना स्केलेटन स्ट्रक्चर होते हैं। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की। तो जनरली इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन कुछ मेंबर जैसे कि प्लेनेरिया, उनमें हाई रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। तो अगर उनकी बॉडी डिवाइड हो जाए तो वो सारे नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो रीजनरेशन से इनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है, जो कि कौन सा है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ बुक में इसे फ्रेगमेंटेशन भी बोला गया है, ठीक है। और ये इसका एग्जाम्पल याद रखना है, प्लेनेरिया। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्लेनेरिया हैज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है। तो वो भी एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए। फिर अपन किसके बारे में स्टडी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। और प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो मेंबर है, इन दो मेंबर के नाम और इनके साइंटिफिक नेम देखेंगे, ठीक है। एक लीवर फ्लूक का और एक ये कौन सा है, टैप फॉर्म का, ठीक है। ये देखो लीवर फ्लूक है जो एनिमल्स के लीवर पे और उनके इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और ये अपना है टैप फॉर्म, जो दो मतलब जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं। मतलब इसके दो होस्ट है और एक होस्ट कौन होता है, ह्यूमन भी होता है, ठीक है। तो ये अपने किसका स्ट्रक्चर है, अपने टैप फॉर्म का स्ट्रक्चर। और इसका जो टिप होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे लेते हैं और देखते हैं कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस थिंग है, गैमेट बनेंगे। अब ये देखना है कि ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल। तो अभी भी सेक्स नॉट सेपरेटेड, मतलब ये ऑर्गेनिज्म कैसे है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लेकिन एक लाइन को आप हाईलाइट करें, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, मतलब एक से ज्यादा लार्वा स्टेज इसमें प्रेजेंट होती है। तो इसको आप याद रखें, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन एक से ज्यादा लार्वा स्टेज से होता हुआ एडल्ट बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल एक याद रखना है अपन को, टीनिया, जिसे अपन क्या कहते हैं, टैप फॉर्म, जो अभी अपन ने डायग्राम देखा था। इसके बारे में एक दो फीचर याद रखने। एक तो ये सूडो सेगमेंटेशन शो करता है। एक आप याद रखें, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है, बिल्कुल होता ही नहीं है, कंप्लीटली एब्सेंट, ठीक है। और इसके दो होस्ट है, आपको याद रखने, एक ह्यूमन और एक पिग।
और पिग में होने की वजह से इसे पॉर्क वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फेसियोला। फेसियोला का कॉमन नेम है लीवर फ्लूक और इसके भी दो होस्ट है, एक है सिप और एक क्या है अपने गार्डन स्नेल। इसका मतलब ये एनिमल्स में होता है। ठीक है, और एक आपको याद रखना है प्लेनेरिया। जहां आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं वहां तो दो ही नाम दे रखे हैं, लेकिन प्लेनेरिया का नाम डिस्क्रिप्शन में था कि प्लेनेरिया जो है वो कैसा होता है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी रखता है। इसका मतलब प्लेनेरिया भी रखना है। और ये कैसा होता है, फ्री लिविंग है। और फ्री लिविंग भी कैसा है, एक्वेटिक है। तो ये दो तो पैरासाइट हो गए, ये फ्री लिविंग प्लेटियलमंथीज हो गया, कोई तकलीफ नहीं। इसी के साथ अपना प्लेटियलमंथीज क्या होता है पूरा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एसके एलमंथीज। तो देखो एसके एलमंथीज जो होता है उसे राउंड वॉर्म भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि एसके एलमंथीज जैसे मान लो ये एक एसके एलमंथीज है, इसको अगर मैं कट करूं तो इसका ट्रांसफर सेक्शन जो होता है वो सर्कुलर दिखता है, राउंड दिखता है। इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म कहते हैं। एसके एलमंथीज ऑल्सो नोन एज राउंड वॉर्म्स बिकॉज दीज वॉर्म्स अपीयर नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन। कोई तकलीफ नहीं। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं पता ही आपको। देखो मैं एक ही पैटर्न से करा रहा हूं और एक चीज आप बिलीव करें, इससे एक्स्ट्रा ना करें। देखो करवाने को तो कितना भी करवाया जा सकता है, एसके एलमंथीज के बारे में पेपर के पेपर भरवाए जा सकते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हायर क्लासेज में आप करना अगर आपको करने का शौक हो तो। ठीक है, नीट तक तो आपको ये काफी है। ठीक है, हैबिटेट। हैबिटेट जो होता है वो कैसा होता है, एसके एलमंथीज जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं और फ्री लिविंग में एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। और साथ में कुछ एसके एलमंथीज पैरासाइट भी होते हैं, प्लांट पे भी होते हैं और एनिमल्स पे भी होते हैं। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वही अपने पॉइंट लेना है 6 पॉइंट। तो सबसे पहले देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है फर्स्ट टाइम में। तो आपको अगर पूछे कि फर्स्ट फाइलम कौन सा था जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, तो वो कौन सा था, और एसके एलमंथीज। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इसका मतलब इनमें भी 3 जर्म लेयर होती है, लेकिन इनके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में स्पेस होता है, कैविटी होती है, लेकिन वो कैविटी मीजोडर्म से कवर्ड नहीं होती। इसका मतलब ये सिलोम तो है लेकिन ट्रू सिलोम नहीं है। तो कैसे हैं, सूडोसिलोमेट। और सूडोसिलोमेट का यही एक एग्जांपल है एसके एलमंथीज। ए सेगमेंटेड होते हैं, नोटोकॉर्ड कैसी होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, यही वजह इन्हें नॉन कॉर्डेट में रखा जाता है, कोई तकलीफ नहीं। अब अपने जो एक एक करके फीचर लेते हैं वो लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट टाइम ऐसा है कि किसी फाइलम में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया। अभी तक अपन ने जो जो किए थे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटियलमंथीज, इन सब में टीनोफोरा, इन सब में कैसा था, इनकम्प्लीट डाइजेशन था। इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और ऐसा होने वाला ये फर्स्ट फाइलम है। और जिनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनमें क्या होता है कि एक ओपनिंग किसका काम करती है, माउथ का, और एक किसका करती है, एनस का। और उन दोनों को कनेक्ट करते हुए एक बाकी का हिस्सा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, एलिमेंट्री कैनाल का। यही वजह है कि ये एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, ट्यूब फॉर्म में। यही वजह है कि जिन ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनके बॉडी प्लान को क्या कहा जाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब। और जिनमें इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है उनको कहते हैं कि इनका बॉडी प्लान कैसा है, ब्लाइंड सैक लाइक। कैसा है, ब्लाइंड सैक लाइक। अब देखते हैं इनका जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है। तो माउथ होता है पहले, फिर फेरिंग्स आता है, फिर इंटेस्टाइन आती है, और इंटेस्टाइन का टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, एनस होता है। एक और चीज, फेरिंग्स के बारे में अपनी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है और आपको हाईलाइट करके अच्छे से लर्न रखनी है। वो ये है कि फेरिंग्स जो होता है वो वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फेरिंग्स होता है। तो अगर आपको पूछे कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फेरिंग्स आई थी पहली बार, तो वो अपन किसको लिखना है, अपन को कौन सा लिखना है, एसके एलमंथीज के बारे में। तो देखो डाइजेशन के बारे में, और एक और चीज, कैसा डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। तो प्लेट एसके एलमंथीज जो है इनका डाइजेशन कैसा होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। मतलब माउथ और एनस अलग अलग ओपनिंग होते हैं, और ऐसा करने वाला ये फर्स्ट फाइलम है। ठीक है, इसके आगे तो होगा ही। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान भी कहते हैं, हर उसको कहेंगे जिनमें अपन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन, एनस, ये अपना डाइजेशन हो जाएगा, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फेरिंग्स होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको हाईलाइट रखें, अच्छे से याद रखें। ऐसा किस में होता है, एसके एलमंथीज में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, कोई तकलीफ नहीं। अब बात आती है रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, मतलब कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते रेस्पिरेशन के लिए, ये बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करेंगे। सर्कुलेशन, अगेन सर्कुलेशन के लिए भी कोई स्पेसिफिक चीज नहीं होगी, इनका जो सिलोमिक फ्लूइड होगा वही सर्कुलेशन करवा देगा।
फिर बात आती है एक्सक्रिएशन की। अब देखो एक्सक्रिएशन के केस में अपनी बुक में लिखा हुआ है कि एन एक्सक्रिएटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू अ एक्सक्रिएटरी पोर। एनसीईआरटी में ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि प्लेटी में क्या होती है, एक्सक्रिएटरी ट्यूब्स होती है। क्या होती है, एक्सक्रिएटरी ट्यूब, जो क्या करती है, बॉडी वेस्ट को बाहर निकालती है, और बाहर निकालने के लिए एक पोर भी होता है जिसे क्या कहते हैं, एक्सक्रिएटरी पोर। अगर आप कुछ बुक रेफर करेंगे तो उनमें दो नाम और आते हैं, रेनेट सेल आता है, एच शेप सिस्टम आता है। रेनेट सेल वो है जिससे ये एक्सक्रिएटरी ट्यूब डेवलप होती है, और एच शेप के फॉर्म में होती है, इसलिए एच शेप्ड सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखें, रेनेट सेल, एच शेप। हालांकि ये अपने किसमें नहीं दे रखा एनसीईआरटी में, पर थोड़ा सा है अगर आप याद रखना चाहें तो, कि एस के एलमंतीज में ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलेटन। तो इनमें स्केलेटन नहीं होता, एब्सेंट होता है। लेकिन अगर स्केलेटन नहीं है तो ये ऐसे मतलब लंबे कैसे, मतलब एकदम अपनी बॉडी का शेप कैसे मेंटेन कर रखा है, तो इसका कारण इनका जो सिलोमिक फ्लूइड होता है वो क्या करता है, इनकी बॉडी का शेप मेंटेन करवाता है। और यही वजह है ऐसे को क्या कहेंगे, हाइड्रोस्केलेटन कहेंगे। और कौन करवाएगा, वो सिलोमिक फ्लूइड। हालांकि कोई स्पेशल स्केलेटल स्ट्रक्चर नहीं होते। नेक्स्ट बात आती है नर्वस सिस्टम की। मैं पहले भी कह चुका हूं आपको, प्लेटी एलमंतीज, इसके आगे जो भी है अपन को नर्वस सिस्टम में एक ही लाइन लिखनी है, डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कोड। ठीक है, एक एडिशनल पॉइंट आप याद रखना चाहे, अपनी बुक में तो नहीं दे रखा, कि इनमें कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स बोले तो सेंस ऑर्गन होके ये होते हैं जो केमिकल के बारे में सेंसेशन प्रोवाइड करवाते हैं। दो होते हैं, एम्फिड्स और फेजमिड्स। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। सॉरी, यहां पर अपन क्या लिखना है, अपन को रेस्पिरेशन तो हो गया अपना, अपन को लिखना है रिप्रोडक्शन। क्या लिखना है अपन को, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये एक लास्ट पॉइंट है अपना, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका मतलब गैमेट वगैरह फॉर्म होंगे। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, अच्छे से याद रखना, ये पहले ऐसे मेंबर है जिनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। अब ये क्या है, ध्यान से सुनना, ये जो होते हैं ऑर्गेनिज्म में यूनिसेक्सुअल होते हैं, डायोसियस होते हैं। यूनिसेक्सुअल और डायोसियस होने का क्या मतलब होता है कि इनमें मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे। एक ऑर्गेनिज्म मेल की तरह बिहेव करेगा, एक ऑर्गेनिज्म फीमेल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन साथ ही साथ में इन ऑर्गेनिज्म को कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, इसे बाहर की मॉर्फोलॉजी से अपन पहचान सकते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म देख के बता सकते हैं कि ये वाला मेल होगा और ये वाला फीमेल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी अपने टॉपिक में ऐसा आए कि भाई ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेक्सुअल है, मतलब एक मेल होगा और फीमेल, और बाहर से अपन पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, तो कहेंगे कि उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। तो इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। एक एग्जांपल देखो, अपनी बुक में ये दे रखा है एस्केरिस का। ये दोनों क्या है, एस्केरिस ही है। ये मेल एस्केरिस है, ये फीमेल एस्केरिस है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं पता कर सकता हूं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। देखो मेल जो है उसकी हाइट छोटी होती है, फीमेल देखो ये और लेंथ में, अगर मैं इसको भी ऐसे सीधा बनाता तो इससे भी लंबा होता। तो मेल जो है उसकी हाइट कैसी होती है या लेंथ कैसी होती है, शॉर्ट, फीमेल लॉन्ग होती है। मेल का जो एंड पॉइंट है वो ऐसे कर्व्ड है, कॉर्डल एंड का मतलब टर्मिनल एंड, वो ऐसे कर्व्ड है, जबकि फीमेल का कैसा है, स्ट्रेट है, दोनों ही स्ट्रेट है। तो ये दो फीचर से मैं पहचान सकता हूं कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। तो इनमें यूनिसेक्सुअल तो होते ही है, साथ में क्या होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। अच्छे से याद रखें, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल गैमेट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो ये ऑर्गेनिज्म यंग वन देते हैं सिमिलर टू एडल्ट। अपनी बुक में जो एग्जांपल लिखे हुए हैं उसमें से वुचेरिया, ऐसे तो और भी होते हैं लेकिन वुचेरिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्ट डेवलपमेंट देता है और डायरेक्टली ऐसे ऑर्गेनिज्म पैदा करता है, यंग वन पैदा करता है जो एडल्ट के जैसे हैं। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है विविपेरस वॉर्म्स। विविपेरस वॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि अपने जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ह्यूमन, वो क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं जो एडल्ट के जैसे ही दिखते हैं। तो वुचेरिया जो होता है उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, याद रखना। अपनी बुक में देखो मैं फिर हाईलाइट करा रहा हूं, डायरेक्ट के ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि गिव यंग वन सिमिलर टू एडल्ट, लेकिन एग्जाम्पल नहीं दे रखा। और अपनी बुक में ये 3 एग्जाम्पल है, इसमें से वुचेरिया ये वाला शो करता है, तो याद रख सकते हैं अपन। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, मतलब लार्वा स्टेज भी बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स पे।
तो एग्जाम्पल में देखो एस्केरिस, जिसे कॉमन राउंड वॉर्म या राउंड वॉर्म भी कहते हैं, ये जो होता है ये डिजीज फैलाता है किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। कौन सी, एस्केरियासिस। ठीक है, आप जब डिजीज वाला टॉपिक आएगा आपके तो उसमें आप अच्छे से देखेंगे, और ये अपने 12th में आएगा। ठीक है, वुचेरिया, ये देखो वुचेरेरिया जो होता है इसे वुचेरिया ना करें, क्या करें, वुचेरेरिया। ठीक है, देखो रेरिया। ठीक है, इसे फिलेरिया वॉर्म भी कहते हैं। और ये जो होता है एलिफेंटाइटिस, एक बीमारी होती है जिसमें पैर जो होते हैं बहुत बड़े बड़े से हो जाते हैं, वो डिजीज फैलाता है। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, पैरासाइट है। ठीक है, फिर आता है एनसाइलोस्टोमेटा। ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमेटा भी कहते हैं, ये हुकवॉर्म है, ये भी पैरासाइट है। लेकिन एस्केरिस और इसमें, इन दोनों में तो कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और वुचेरेरिया में कौन सा अपने डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यंग वन पैदा करते हैं सिमिलर टू एडल्ट। ठीक है, इसलिए ये विविपेरस वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और भी एग्जांपल है इसके, लेकिन अपनी बुक में जो 3 है उसमें से ये एक ही है। एक आप और एडिशनल पॉइंट, अपनी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, अपन ने जब लिखा था कि भाई एसके एल्मंथीज फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे तो पैरासाइट बता दिए। तो याद रखना चाहे तो ये जो है एक फ्री लिविंग क्या है, अपने एसके एल्मंथीज है। तो ये अपने था किसके बारे में, एसके एल्मंथीज के बारे में। तो आज की वीडियो में अपन ने दोनों टाइप के जो वॉर्म्स थे उनके बारे में स्टडी की, प्लेटी एल्मंथीज जो कि फ्लैट वॉर्म थे, और एसके एल्मंथीज जो राउंड वॉर्म थे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन आगे के फाइलम के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।